हेलो एवरीवन। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर को जनरली Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को एटम का एक जनरल स्ट्रक्चर पता है। एटम के सेंटर में जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और न्यूक्लियस के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं, इसलिए इनको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम में, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो किसी भी एटम में, एटम को डिफाइन कौन करता है? एटम का मेन कैरेक्टर क्या है? तो एटम को डिफाइन करता है प्रोटॉन का नंबर। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड करता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का नंबर है उसी को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। दूसरी टर्म है मास नंबर, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर होता है P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का नंबर है वो एटॉमिक नंबर, और एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर है उसको मास नंबर बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखिए। किसी भी एलिमेंट के सिंबल को यदि हम X से रिप्रेजेंट करें तो एटॉमिक नंबर को हमेशा कहां लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड बॉटम पर। मास नंबर को कहां लिखते हैं? राइट हैंड टॉप पर। अब दोनों के लिए स्पेसिफिक नोटेशन है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये Z और ये A। एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन का नंबर है। मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है। तो यदि आपको न्यूट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये इसके लिए आप A माइनस Z कर दीजिए, यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल नंबर, उसमें से यदि आप प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देंगे तो किसका नंबर बचेगा? न्यूट्रॉन्स का। समझ में आया इतना? अब इसी को आगे थोड़ा समझ लीजिए। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, है ना, ताकि जो अभी आपने पढ़ा है तो वो थोड़ा समझ में आएगा। हम तीन न्यूट्रल स्पीशीज आपको दे रहे हैं। एटॉमिक नंबर आप कहां लिखेंगे? लेफ्ट हैंड बॉटम पर। राइट हैंड टॉप पे क्या लिखते हैं? मास नंबर। ये तीन स्पीशीज हैं, इन तीनों में आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके नंबर कैलकुलेट करना है। तो प्रोटॉन का नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहाँ 6 प्रोटॉन है, यहाँ 7 प्रोटॉन है, यहाँ 8 प्रोटॉन है। अब न्यूट्रल है ये, इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है। न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के नंबर के इक्वल। तो यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स? तो न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकाला, अभी बताया आपको, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 12 माइनस 6 तो ये आ जाएगा 6। यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14 माइनस 7 तो ये आएगा 7। यहां पर 16 माइनस 8 तो ये आएगा 8। समझ में आया। तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रल स्पीशीज है इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के बराबर है। और न्यूट्रॉन का नंबर कैसे कैलकुलेट किया, मास नंबर माइनस एटॉमिक। आयन कैसे बनता है, आयन कितने टाइप के होते हैं, तो आयन दो टाइप के होते हैं, केट आयन और एन आयन। सबसे पहले आप केट आयन देखिए। केट आयन कैसे बनता है, केट आयन बनता है लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो चार्ज कितना होगा, +3। अब यदि हम चार्ज लिख रहे हैं राइट हैंड टॉप पर, तो मास नंबर कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड टॉप पर। इसका एटॉमिक नंबर तो वहीं लिखा, मास नंबर लेफ्ट हैंड टॉप, एटॉमिक नंबर ये मास नंबर। केवल आयन के लिए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप कैलकुलेट कीजिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। प्रोटॉन का नंबर एज यूजुअल एटॉमिक नंबर, वही प्रोटॉन का नंबर है। अब ये न्यूट्रल है क्या, नहीं है, ये क्या है, आयन है। तो आयन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, केट आयन है तो कम होंगे, एन आयन है तो ज्यादा होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, +1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो 11 माइनस 1 10। इसमें कितने होंगे, 12 माइनस 2 10। इसमें कितने होंगे, 13 माइनस 3, यहां भी 10। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो वैसे ही निकालना है जैसे आपने पहले सीखा है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 23 माइनस 11 तो 12 न्यूट्रॉन्स है। यहां पर 24 माइनस 12 ये भी 12 है। यहां पर 27 माइनस 13 तो यहां पर 14 न्यूट्रॉन्स है। समझ में आया। तो केट आयन में मोनोवेलेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, डाइवेलेंट है तो 2 प्रोटॉन कम है, ट्राइवेलेंट है तो 3 प्रोटॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन जो भी चेंज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स में होता है, ठीक है। अब इसी टाइप से एन आयन में आप इसको अप्लाई कर लीजिए। नाइट्राइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन है और ये है फ्लोराइड आयन। प्रोटॉन का नंबर, तो जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन का नंबर यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एन आयन कैसे बनता है, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोराइड आयन कैसे बना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है। ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है, इसलिए डायनेगेटिव चार्ज है। नाइट्राइड आयन में 3 नेगेटिव मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 7 + 3 10। यहाँ कितना होगा, 8 + 2 10। यहाँ कितना होगा, 9 + 1 10। समझ में आया इतना। न्यूट्रॉन का एज यूजुअल वैसे ही निकालना है, 14 माइनस 7 7। यहाँ पर 16 माइनस 8 8, 17 माइनस 9 ये हो जाएगा 8। तो न्यूट्रॉन तो हमेशा वैसे ही निकलेगा, केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो एक कॉमन एग्जांपल देखिए, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, थर्ड है ट्राइटियम। ये 3 कॉमन आइसोटोप्स हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो प्रोटियम है, मतलब आप हाइड्रोजन गैस यदि लेते हैं तो मोस्ट कॉमन जो आइसोटोप मिलेगा वो प्रोटियम मिलेगा। ड्यूटेरियम ये कहाँ मिलेगा,
तो ये मिलेगा आपको हेवी वाटर में। हेवी वाटर में प्रेजेंट होता है ड्यूटेरियम। ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन का रेडियो आइसोटोप है, मतलब ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए रेडियो आइसोटोप बोला है। अब इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंस है वो देखिए। इन तीनों में हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करते हैं। प्रोटॉन 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम है। इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको तुरंत देखना है न्यूट्रल है या आयन है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के इक्वल है। एक बार आप सीखेंगे तो सारी चीजें इजी होती जाएगी। न्यूट्रॉन का नंबर 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो एकमात्र पूरे केमिस्ट्री में प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। बाकी हर एलिमेंट में आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे, केवल हाइड्रोजन के प्रोटियम आइसोटोप में न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है। तो यहां पर क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंस कहां है? मास नंबर डिफरेंट। तो स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। तो ये डिफरेंस आया कहां से देखिए जरा। प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो डिफरेंस कहां पर है? न्यूट्रॉन्स के नंबर। तो आइसोटोप्स जो होंगे वो फॉर्म कैसे होंगे? न्यूट्रॉन्स के नंबर में डिफरेंस के कारण आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं, है ना। ये अब ध्यान रखिए। आइसोबार्स, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। आइसोबार में रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मतलब मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। देखिए इन दोनों स्पीशीज को, इन दोनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यहां प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है, इसमें 7 है। न्यूट्रॉन का नंबर 14 - 6, यहां पर 8 है। यहां 14 - 7, यहां पर 7। तो आइसोबार्स किसको बोलेंगे? जहां एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम, वो होंगे आइसोबार्स। नेक्स्ट टर्म देखिए, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। ये 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। केवल आपको कंसेप्ट याद रखना है कि न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, मतलब आइसोटोन्स। देखिए कुछ एग्जांपल्स। इन तीनों में न्यूट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करेंगे। यहां पर 14 - 6 कितना है? 8। यहां 15 - 7 8। यहां 16 - 8 कितना है? 8 है। तो इन तीनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, तो इनको आपस में क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी होगी? यहाँ होंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी कुछ भी डिफरेंस हो, हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर से मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन सबके एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही है। नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 30। जब आयन बनता है एलिमेंट से तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब प्रोटॉन के नंबर में चेंज नहीं होता है। किसमें चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन के नंबर।
तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा। तो प्रोटॉन का नंबर इसमें 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13। बट व्हाट अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 7 प्लस n आयन है, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। 7 प्लस 3 10, यहाँ 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, यहाँ 10 है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 11 माइनस 1 10 है, 12 माइनस 2 10 है, 13 माइनस 3 ये भी 10 है। अब आप देखिए, दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। तो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट टर्म है आइसो एस्टर्स। अब आइसो एस्टर्स किसको बोला जाता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइसो डाइफर्स। आइसो एस्टर्स इन दो स्पीशीज को आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज आपको दिख रही हैं? एटम्स का नंबर देखिए, ट्राइएटॉमिक है, 3 एटम है। इसमें ये भी ट्राइएटॉमिक है, इसमें 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन एटम है, दोनों ट्राइएटॉमिक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 6, 1 ऑक्सीजन के पास 8, तो 6 प्लस 8 प्लस 8, 2 ऑक्सीजन है, कितना हुआ? 8 प्लस 8 16 प्लस 6 22। यहां देखिए नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्लस 7 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 है 22। तो आइसो एस्टर्स आप किसको बोलेंगे? ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसमें ये दो चीजों में सिमिलैरिटी। कौन कौन सी सिमिलैरिटी? एटम्स के नंबर सिमिलर होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी सिमिलर होना चाहिए, तो उनको हम बोलेंगे आइसो एस्टर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्या बचा? आइसो डाइफर्स। देखिए आप, ये 2 आइसोटोप्स हम लिख रहे हैं, यूरेनियम 238 और थोरियम 234। हमने थोरियम बोला मतलब एटॉमिक नंबर तो डेफिनेट है 90, यूरेनियम बोला तो 92 रहेगा, केवल मास नंबर अलग अलग हो सकते हैं। इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? ये दोनों आपस में आइसो डाइफर्स हैं। तो कैसे आइसो डाइफर्स है? देखिए, प्रोटॉन्स का नंबर निकालें, इसमें 92 है, यहां पर 90। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखें, न्यूट्रल है इसलिए 92, ये भी न्यूट्रल है इसलिए 90। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स? 238 माइनस 92। न्यूट्रॉन का नंबर 238 माइनस 92, ये हुआ 146। ये 234 माइनस 90, ये हुआ 144। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस देखिए, न्यूट्रॉन का नंबर है 146, प्रोटॉन का है 92। 146 माइनस 92 ये आ जाएगा 54। यहां पर देखिए 144, न्यूट्रॉन्स का नंबर है माइनस 90, ये भी आ जाएगा 54। तो आइसो डाइफर्स किसको बोलेंगे? ऐसी स्पीशीज जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर, जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, वो सिमिलर है, n माइनस भी सेम है, उनको बोलेंगे आइसो डाइफर्स। ठीक है, समझ में आया? ये कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस है, इसमें जनरल टर्म्स हमने पढ़ी है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो एस्टर्स और आइसो डाइफर्स। नेक्स्ट टर्म है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था हेनरी बैक्वेरेल। इस साइंटिस्ट ने, ये कोई रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने गलती से एक कंपाउंड पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट, इस कंपाउंड को ब्लैक पेपर में लपेट करके अपने टेबल के ड्रॉअर में रख दिया था।
अब वहीं पर उनके कैमरे की फिल्म उसमें रखी हुई थी, तो 2-3 दिन बाद उनको जरूरत हुई कैमरे की रोल की या फिल्म जो भी हम बोले, तो उन्होंने कैमरे में लगाया उसको, उन्होंने देखा कि वो फिल्म खराब हो गई थी। तो उनको समझ में नहीं आया कि अभी नया रोल खरीद के लाए थे, नई फिल्म थी, ये खराब कैसे हुई। अब साइंटिस्ट जो होते हैं कुछ नए ढंग से सोचते हैं, तो उन्होंने फिर से क्या किया, एक नया फिल्म खरीदा बाजार से और उसी ड्रॉर में रख दिया। ये कंपाउंड रखा था, वो सोच रहे थे कि कंपाउंड से कहीं ना कहीं खराब हुआ होगा, तो आखिर पता लगाने के लिए फिर से एक नया फिल्म उन्होंने रख दिया। तो 1-2 दिन बाद उसको यूज किया, जब कैमरे में लगा के, वो भी खराब हो गया। 2-3 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली उनको ये समझ में आया कि ये जो कंपाउंड है पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट, इसको चूंकि ब्लैक पेपर में रैप करके रखा था, तो पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं जो कि उस फोटोग्राफिक फिल्म को या रोल को खराब कर देती है। दिखती नहीं है इसलिए इनविजिबल है और ये कंटिन्यूअसली निकलती रहती है। तो यहां से रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी। शुरू में इसको हेनरी बैक्वेरेल के नाम से बैक्वेरेल रेस बोला जाता था, बाद में फिर नाम बदला गया, उसको रेडियो एक्टिव रेडिएशंस नाम दिया गया। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस से स्पॉन्टेनियसली इनविजिबल रेडिएशंस का निकलना, इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। जिस सब्सटेंस से रेडिएशन निकलते हैं उनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, थोरियम रेडियो एक्टिव है, काफी सारे हैं। ये वर्ड आया कहां से, तो रेडियम रेडियो एक्टिव, ये वर्ड आया है रेडियम से। जो रेडियम जैसा एक्टिव हो उसको रेडियो एक्टिव बोला गया है ना। तो रेडियम से लगातार इनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं। ज्यादातर जो वर्क हुआ, रिसर्च हुई, वो शुरू में रेडियम को लेकर हुई, इसलिए रेडियम जैसा एक्टिव, उसके नाम आ गया रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम सब्सटेंस, ये प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी। सब्सटेंस को बोला जाता है रेडियो एक्टिव। ये कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बता दिए। मोस्ट रेडियो एक्टिव जो है वो याद रखिए रेडियम, और यूरेनियम जो है ये लास्ट नेचुरल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे क्या हैं, सिंथेटिक है और रेडियो एक्टिव भी है। अब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे लगातार कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलते रहते हैं। तो इनको सबसे पहले रेडिएशन के नेचर को सबसे पहले स्टडी किया था रदरफोर्ड, नेचर ऑफ रेडिएशंस, इसको स्टडी किया था रदरफोर्ड ने। उसने क्या किया, लेड से बना हुआ एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक में एक होल किया और इसमें उसने रखा रेडियम को। अब रेडियम से निकलने वाली जो रेस थी उसको उसने पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रेडियम को तो उसने देखा कि कुछ रेडिएशंस अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्लेट की तरफ डिविएट नहीं होते। इन रेडिएशन को उसने नाम दिया गामा रेज या गामा रेडिएशंस। उसने देखा कि कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट होते हैं। अब पॉजिटिव की तरफ डिविएट हो रहे हैं मतलब उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उनको नाम दिया उसने बीटा रेज या बीटा रेडिएशंस। कुछ रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं मतलब उनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, उसको नाम दिया उसने अल्फा रेज या अल्फा रेडिएशंस। तो मेनली जो रेडिएशंस होते हैं रेडियो एक्टिव वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से,
अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेडिएशन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बीटा रेडिएशंस नेगेटिवली चार्ज्ड है, और गामा रेडिएशन चूंकि अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा है मतलब ये न्यूट्रल है। अब इनमें तीनों में अपन कंपैरिजन देखेंगे। उसके अलावा हम ये बताना चाहते हैं आपको, ये जो लेड मेटल का ही ब्लॉक क्यों लिया। आपको पता है जितने भी साइंटिस्ट जो रिसर्च वर्क करते हैं, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन से रिलेटेड मशीन्स या उससे रिलेटेड वर्क करते हैं, उनको लेड मेटल से बना हुआ एप्रन, जैसे डॉक्टर एप्रन पहनते हैं ना, वैसे ही लेड मेटल से बना हुआ एप्रन पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी रेडिएशन है ये लेड मेटल को ब्लॉक नहीं कर सकते, लेड मेटल से निकल नहीं पाते, लेड मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए लेड मेटल का यूज किया जाता है। यहाँ भी उसने लेड मेटल लिया था कि रेडिएशन जो होल है वहीं से निकले, दूसरी जगह से वो नहीं इलिमिनेट है। कंपैरिजन करेंगे तीनों अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस में। तीन टाइप के रेडिएशंस हैं। सबसे पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। अल्फा रेडिएशंस, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अल्फा रेडिएशन के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो अल्फा रेडिएशन होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ऑलमोस्ट सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा रेडिएशन है सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस। बीटा रेडिएशन, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन जैसे ही होगा। और गामा रेडिएशन, ये चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हैविंग वेरी हाई एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ हाई एनर्जी। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा है, बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और गामा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हैविंग वेरी हाई एनर्जी। चार्ज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1। गामा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? 0 चार्ज। मास की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 times that of प्रोटॉन। बीटा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, निग्लिजिबल मास, इसलिए अपन 0 लिख सकते हैं। गामा पार्टिकल का मास भी क्या है? 0 है। तो ये जनरल चीजें हैं रेडिएशन से रिलेटेड, ये आप याद रखिए। डिविएशन आपको बता ही दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो कहां डिविएट होंगे? टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये डिविएट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। और गामा पार्टिकल न्यूट्रल है तो ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना होंगे। जब भी किसी एलिमेंट से अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स का इमिशन होता है तो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अल्फा इमिशन में क्या चेंजेस होते हैं वो आप देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम यूरेनियम का। यूरेनियम 92-230, ये एक आइसोटोप है। इसने सपोज एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया। अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो उसके इमिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, तो अल्फा पार्टिकल का
का चार्ज कितना है 2 यूनिट, ये 2 कम कर दीजिए तो प्रोडक्ट का चार्ज हो गया 90। किसका एटॉमिक नंबर है, थोरियम का। और मास नंबर में क्या चेंज होंगे, 4 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 234। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो जो प्रोडक्ट एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितने यूनिट से डिक्रीज होगा, 2 यूनिट से। और मास नंबर कितने यूनिट से डिक्रीज होगा, 4 यूनिट से, है ना, ये याद रखिए। दूसरा, जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, बीटा पार्टिकल का जब एमिशन होता है तब क्या होता है वो देखते हैं। अपन ले लेते हैं थोरियम 9234, इससे एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा का एमिशन हुआ है। अब बीटा पार्टिकल चार्ज तो सिंगल नेगेटिव चार्ज है, मास नेग्लिजिबल है, तो जो भी एलिमेंट बनेगा उसके मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। 91 प्रोटेक्टेनियम इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो देखिए, जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ेगा, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है, आपके भी दिमाग मन में आएगा कि इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो ये इसका एमिशन कैसे होगा। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बीटा पार्टिकल का एमिशन होना है तब न्यूक्लियस में जो एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ये स्प्लिट हो जाता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। देखिए, जो भी रिएक्शन हम लिख रहे हैं चार्ज और मास के रिस्पेक्ट में वो बैलेंस होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इधर चार्ज कितना है 92, या प्रोटॉन का नंबर कितना है 92, यहां देखिए 2 + 90 हो गया 92। यहां देखिए 238 मास नंबर है, यहाँ 234 + 4 ये भी 238। इसको देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 90 है, यहाँ 91 - 1 हो गया 90, 234 + 0 234। तो चार्ज और मास के रिस्पेक्ट में रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहां देखिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, चार्ज होता नहीं, 0 चार्ज है, प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे -1, +1 - 1 क्या हो गया 0, इक्विवेलेंट हो गया। 1 + 0 क्या होगा 1। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बीटा पार्टिकल का इमिशन होना है, एक न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बीटा पार्टिकल के फॉर्म में इमिट हो जाएगा, प्रोटॉन वहीं रह जाएगा। अब प्रोटॉन वहीं रह जाएगा इसलिए एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। आया समझ में। फिर से देखिए, एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इमिट हो गया, वो तो बाहर हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो वहीं रह गया, उसका इमिशन थोड़ी होता है। तो प्रोटॉन वहीं रहने से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया। थर्ड है, गामा पार्टिकल का जब इमिशन होता है तब क्या होता है। कोई भी एग्जांपल हम ले लें, सपोज थोरियम ले लीजिए, थोरियम 9234, इससे गामा पार्टिकल का इमिशन हुआ। अब गामा पार्टिकल जो है वो चार्ज लेस मास लेस पार्टिकल है, तो यहां जो प्रोडक्ट एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या चेंजेस होंगे, पार्टिकल का तो इमिशन हुआ है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हुआ है, मास नंबर भी चेंज नहीं हुआ है, फिर कहां चेंज हुआ है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम कैसे हो जाएगी, तो अभी हमने समझा था ना कि गामा पार्टिकल्स क्या है, दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हाई एनर्जी का एक पार्टिकल निकल जाएगा तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। इसको वैसे ही सोचिए जैसे आप फुटबॉल खेलने जाते हैं, आप जा रहे हैं फुटबॉल खेलने, 1 घंटा आपने फुटबॉल खेली, 1 घंटे बाद क्या होगा, हम लोग कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं 1 घंटे यदि फुटबॉल खेलेंगे, तो हम तो वही रहेंगे, नाम भी वही रहेगा, सब कुछ वही,
लेकिन केवल क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ होता है, जब भी गामा पार्टिकल का एमिशन होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम हो जाती है ना। अब ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। इन तीनों अभी जो हमने पढ़ा है उसको हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोडाइफर्स, ये तीनों टर्म अभी आपने पढ़ी है। ये बनते कैसे, आइसोटोप कैसे फॉर्म होता है, आइसोबार कैसे फॉर्म होता है, आइसोडाइफर्स कैसे फॉर्म होता है, वो अब देखिए। ये एलिमेंट है यूरेनियम 238 आइसोटोप हम ले रहे हैं। इससे सबसे पहले हम एक अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। यदि अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो गया, 90। 90 किसका एटॉमिक नंबर है, थोरियम, थोरियम बन जाएगा। मास नंबर में क्या चेंज आएगा, ये 4 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस थोरियम ने सपोज एक बीटा पार्टिकल इमिट किया। अब बीटा इमिशन के बाद क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 91। 91 किसका एटॉमिक नंबर है, प्रोटेक्टिनियम का। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। सपोज ये प्रोटेक्टिनियम फिर से एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है, तो बीटा इमिशन के बाद फिर से क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 92। 92 मतलब कौन सा एलिमेंट है, यूरेनियम। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो हमने क्या किया, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमने जो भी एलिमेंट, जैसे यूरेनियम लिया, पहले एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन किया, फिर 2 बीटा पार्टिकल का एमिशन किया। अब इसका सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हैं, पहले एक बीटा ले लें, फिर अल्फा ले लें, फिर बीटा ले लें। आपको एक अल्फा और 2 बीटा इमिट कराना है। अब बीटा बीटा अल्फा कर दें, या अल्फा बीटा बीटा ये सीक्वेंस ले लें, या बीटा अल्फा बीटा ले लें। पार्टिकल तो 3 ही निकालना है ना, एक एलिमेंट से निकालना है, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो यही होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखिए, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको या डिफरेंस दिख रहा है, ये दोनों को याद कीजिए। बीटा एमिशन के बाद क्या बन रहा है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। यहां देखिए, यहां भी मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, आइसोबार्स। इन दोनों को देखिए, अल्फा एमिशन के बाद क्या बनता है, ये भी आज ही पढ़ा है आप लोगों ने। अल्फा एमिशन के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है, तो इनको आप क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। और फर्स्ट जो रिएक्टेंट है और लास्ट फाइनल प्रोडक्ट को देखिए, इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, बोलिए। दोनों का मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे आइसोटोप्स। अब समझ में आया, जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले वो यहाँ इस टाइप से अप्लाई होता है। क्वेश्चन हमेशा एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो जब भी एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा, अल्फा पार्टिकल इमिट होने के बाद जो भी 2 स्पीशीज बनेंगे आपस में वो क्या होंगे, आइसोडाइफर्स होंगे। एक बीटा इमिशन के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में आइसोबार्स होंगे, ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। और जब एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल का इमिशन हो, उसका सीक्वेंस कुछ भी हो, अभी आपको बताया बीटा अल्फा बीटा कर दें, बीटा बीटा अल्फा कर दें, या अल्फा बीटा बीटा कर दें, तो एक अल्फा और 2 बीटा एमिशन के बाद जो एलिमेंट बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कवर किसने किया, उनका मास कितना है एक पार्टिकल का, और उन पे चार्ज कितना है। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन
एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। चार्ज कूलम में और ईएसयू में अलग अलग है। कूलम में कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, और ईएसयू में कितना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ईएसयू। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। एक प्रोटॉन का मास है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। चार्ज, अब देखिए जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज प्रोटॉन पे है। डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो चार्ज नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, सेम चार्ज है। देखिए न्यूट्रॉन पर आइए। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। इसका मास है, एक न्यूट्रॉन का मास है वन पार्टिकल का 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है इसलिए चार्ज 0 होगा। अब हम इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में तो आपको बता ही दिया है, किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं, उसके अलावा एएमयू में, ये सभी पार्टिकल के लिए, और इसके अलावा इनका स्पेसिफिक चार्ज। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको एएमयू को ग्राम में और किलोग्राम में आप कैसे कन्वर्ट करें। 1 एएमयू, एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है 1/12 ऑफ C12 एटम इन ग्राम। मतलब कार्बन का जो C12 आइसोटोप है उसके एक एटम का मास का 1/12, ये है 1 एमयू का मास ग्राम। तो इसको अपन लिखेंगे 1/12 इंटू C12 के एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है 12 ग्राम अपॉन एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। अब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे 1/6 कर लीजिए, तो ये आएगा 0.166। 10 टू द पावर 23 को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, बाकी 0 10 के पावर में जाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर, हमने क्या किया है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 यूनिट से इंक्रीज की है, तो पावर क्या होगी 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव में डिक्रीज होना मतलब 22 नहीं होगा 24 होगा। तो 1 एमयू का मास ग्राम में कितना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। अभी आपको याद रखना है, कैसे आया हमने पूरा बता दिया है। इसी को यदि किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप सभी को देखिए पता है 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। अब इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा, इस यूनिट फैक्टर को अपन दो टाइप से लिख सकते हैं। कैसे, यदि आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 1 किलोग्राम अपॉन 1000 ग्राम, और यदि किसी क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। आया समझ में। तो यूनिट फैक्टर है 1 किलोग्राम अपॉन 1000 ग्राम, इसको आप दोनों टाइप से लिख सकते हैं। जो भी डिजायर्ड यूनिट है, जैसे आपको किलोग्राम में कैलकुलेट करना है तो किलोग्राम न्यूमरेटर में आएगा, ग्राम डिनोमिनेटर में। यदि आपको ग्राम में कैलकुलेट करना है तो ग्राम न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्राम में दिया है, आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, ये ग्राम में है। अब यूनिट फैक्टर हमें किलोग्राम में चाहिए तो किलोग्राम को आपको न्यूमरेटर में रखना है, ये न्यूमरेटर में रखा अपॉन 1000 ग्राम, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 ऊपर आके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ऊपर आके -3 और -24 जुड़ जाएंगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो
तो 1 AMU का मास ग्राम में ये है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और किलोग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आया समझ में? अभी आगे इसकी रिक्वायरमेंट हो। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का मास, ग्राम में तो आपको बता ही दिया, किलोग्राम में भी और AMU में। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राम, किलोग्राम एंड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम में तो आपको बताया ही है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम में कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये ग्राम में है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, अभी बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ये ग्राम में है। किलोग्राम के लिए यूनिट फैक्टर है, जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है। किलोग्राम अपन न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में ग्राम रखेंगे। ग्राम से देखिए ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस यूनिट में आ जाएगा? यस, किलोग्राम में। तो ये 10⁻³ है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? -3, -3 प्लस -28 ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको आपको AMU में कन्वर्ट करना है। 1 AMU अभी हमने बताया आपको, 1 AMU कितने किलोग्राम होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसको आपको किस यूनिट में कन्वर्ट करना है? AMU में। तो AMU में कन्वर्ट करना मतलब AMU कहाँ लेंगे? न्यूमरेटर में। तो उसको न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा किलोग्राम वाला पार्ट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब आप देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻4 AMU। हमने इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में कैलकुलेट किया, किलोग्राम में कर लिया और AMU में कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन का हम स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अब स्पेसिफिक चार्ज 2 यूनिट में पूछा जाता है, कूलम। यदि चार्ज कूलम में लेंगे तो मास किलोग्राम में लेंगे, और यदि चार्ज ESU में लेते हैं तो मास किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। दोनों में आप देखिए specific charge of electron in coulomb per kilogram। अब स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है? तो स्पेसिफिक चार्ज ये होता है चार्ज, किसी भी पार्टिकल के चार्ज और उसके मास का रेशियो। चार्ज हमें किस में लेना है? कूलम में, और मास किस में लेना है? किलोग्राम में। तो चार्ज कूलम में कितना होता है? पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और मास इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो अभी तक आप याद करते थे कूलम्स किलोग्राम में, वो कैसे आया है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक चार्ज होता क्या, आज ये भी आपको समझ में आया है ना। अब इसके बाद इसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम निकालेंगे ESU पर ग्राम में। चार्ज की यूनिट भी चेंज कर रहे हैं, मास की यूनिट भी चेंज कर रहे हैं। ESU पर ग्राम।
चार्ज अब आपको रखना है ESU में। क्या होता है चार्ज ESU में? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और मास ग्राम में, मास को ग्राम में रखना है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.8 अपॉन 9.1 0.58। ये -10 है, -28 है, तो ये हो जाएगा ऊपर जाकर 10⁻18। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 5.2। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ाई है तो पावर 1 यूनिट से कम हो जाएगी। 10⁻17 ESU पर ग्राम। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया ग्राम में, किलोग्राम में और AMU। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज और मास का रेशियो कूलम में, कूलम पर किलोग्राम में और ESU पर ग्राम। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसी टाइप से प्रोटॉन के लिए। सबसे पहले मास ग्राम किलोग्राम AMU में, उसके अलावा उसका स्पेसिफिक चार्ज इसी टाइप से न्यूट्रॉन के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम ले रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम, किलोग्राम एंड इन AMU। सबसे पहले जो आपको बताया है हमने मास ऑफ प्रोटॉन, ये ग्राम में कितना है? ये है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? अभी आपने किया है 2 बार, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? एटॉमिक मास यूनिट AMU में कन्वर्ट करना है। 1 AMU कितने किलोग्राम होता है? ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास किलोग्राम में कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27। ये किलोग्राम में। आपको किस में कन्वर्ट करना है? AMU में कन्वर्ट करना है। 1 AMU ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा तो AMU में मास आएगा 1.00728 AMU। तो ये याद रखना। आप एक याद रखेंगे, दूसरा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राम में हो गया, किलोग्राम में हो गया, उसके अलावा AMU में एटॉमिक मास में। इसके बाद हम प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करेंगे, पहले कूलम पर किलोग्राम में, उसके अलावा ESU पर सेंटीमीटर, दोनों में। देखिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन कूलम पर किलोग्राम, पहले कूलम पर किलोग्राम में, फिर ESU पर सेंटीमीटर। अभी हमने लिखा था, आपको याद, ये स्पेसिफिक चार्ज, ये होता है चार्ज और मास का रेशियो। प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज कितना होता है कूलम में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और प्रोटॉन का मास किलोग्राम में कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.95 इंटू 10⁻8। इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख सकते हैं 9.5। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं, पावर 1 यूनिट से कम हो जाएगी, 10⁻7। यूनिट क्या होगी? कूलम्स पर किलोग्राम। ठीक है। अब स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का ही हम कैलकुलेट करेंगे, ESU पर सेंटीमीटर।
ESU में चार्ज इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ये होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और मास कितना होगा, ग्राम में रखना है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.87 इंटू 10⁻14 ESU पर ग्राम। ठीक है। अब इसी टाइप से न्यूट्रॉन का सबसे पहले हम मास कैलकुलेट करते हैं ग्राम, किलोग्राम और AMU में। उसके अलावा उसका स्पेसिफिक चार्ज, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये एक न्यूट्रॉन का मास अपन निकाल रहे हैं, एक पार्टिकल का मास ऑफ न्यूट्रॉन इन ग्राम, किलोग्राम एंड इन एटॉमिक मास यूनिट। MU का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल है। इसका मास प्रोटॉन से भी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। वो 1.672 था, ये 1.675 है इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आपको आता है, अब इसको AMU में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में ये वैल्यू है -27 किलोग्राम। 1 AMU कितने किलोग्राम होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.008 AMU। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर यूनिट होगी AMU। क्लियर है सभी को। अब इसके अलावा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक चार्ज ये होता है चार्ज और मास का रेशियो। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज है, तो 0 कुछ भी करेंगे आप, मास भले ही लिख दें, 0 क्या है, 0 है। तो न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 0 है, क्योंकि उसका चार्ज 0 है, न्यूट्रल पार्टिकल है। क्लियर है।